प्रिया के घर के सामने वाले खाली घर में महीनों से सन्नाटा पसरा था। उस घर के आंगन में धूल से नहाए हुए पत्ते हवा के साथ यहाँ से वहाँ उड़ते नजर आते थे। जगह जगह पत्तों के छोटे छोटे ढेर कचरे में अटक कर एक चित्र हो जाते और अपनी बर्बादी की कहानी खुद ही बताते थे कि जब से उन्होंने वृक्ष को छोड़ा, या यूँ भी कह सकते हैं कि जब से वृक्ष ने उन्हें छोड़ा, उनकी ज़िंदगी इसी तरह आवारगी की ढेर चढ़ गई है। यहाँ से वहाँ, इधर से उधर उड़ते रहना ही उनका भाग्य हो गया है। कभी कभी तो लोग उन्हें आग के हवाले तक कर देते हैं। काश उनका जीवन ऐसा नहीं होता। प्रिया अक्सर अपने घर की खिड़की से उस खाली घर की तरफ देखा करती थी। वह अक्सर सोचती कि खाली घर कितना बदकिस्मत होता है। काश इस घर में कोई परिवार रहने आ जाए तो इसके भी भाग्य खुल जाए। साफ सफाई, पूजा अर्चना, आरती का दिया, अगरबत्ती की खुशबू से घर आंगन महकने लगे। उनके घर की तरह सामने वहाँ भी हरा भरा बगीचा हो, घर में रौनक हो। परंतु उसकी यह चाह कब सच होगी, उसे इंतज़ार था। प्रिया अपने पापा विनोद के साथ कुछ दिनों शहर से बाहर घूमने गई थी। विनोद अपनी इकलौती लाडली बिटिया से बेहद प्यार करते थे। उसकी हर बात सर आँखों पर रखते थे। उसी के कहने से वह एक हफ्ते की छुट्टी लेकर मनाली घूमने चले गए थे। वहाँ की हसीन वादियों में उनका एक सप्ताह कैसे निकल गया, उन्हें पता ही नहीं चला। प्रिया की उम्र इस समय 18 वर्ष की थी। उसकी मम्मी उमा का कुछ वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो चुका था। उसके बाद विनोद ने अकेले ही प्रिया को बड़ा किया था। दोनों ने भगवान के इस आदेश को स्वीकार कर लिया था और अब दोनों खुश भी रहने लगे थे। एक हफ्ते तक छुट्टियां मनाने के बाद आज वह वापस अपने घर लौटे। रात का समय था, इसलिए प्रिया और विनोद रिक्शे से उतरकर सीधे घर के अंदर चले गए। सफ़र की थकान ने जल्दी ही उन पर काबू कर उन्हें गहरी नींद में सुला दिया। दूसरे दिन सुबह जब प्रिया उठी तो वह हर रविवार की तरह अपनी पसंदीदा खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। आज रविवार का दिन था, प्रिया और विनोद के लिए अवकाश का दिन। बाहर देखते ही उसकी आंखें अचरज में पड़ गई और वह जोर से चिल्लाई, पापा पापा जल्दी बाहर आओ। विनोद ने आते हुए कहा, अरे क्या हो गया प्रिया, क्यों इतनी ज़्यादा खुश हो रही हो? प्रिया ने कहा, अरे पापा वह देखो सामने वाला घर। विनोद भी खिड़की पर आकर खड़े हो गए। उन्होंने बाहर देखते हुए कहा, लगता है कोई रहने आ गया है। लो तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो गई। साफ सुथरा आंगन कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ पापा देखो ना, कुछ गमले भी रखे हैं लेकिन उनके पौधे सूख रहे हैं। हाँ बेटा, हो सकता है उन्हें पौधों को पानी देने का समय नहीं मिल पाया हो। पापा कौन आया होगा? पता नहीं बेटा, पर अब हमें भी एक और अच्छे पड़ोसी मिल जाएंगे। प्रिया अपने सामने वाले खाली घर में किसी के आ जाने से बहुत खुश थी। अब तक भी वह उस घर की तरफ देख रही थी। आज उसका उत्साह चरम सीमा पर था। उसने चाहते हुए विनोद से कहा, पापा आखिर इस घर का भाग्य खुल ही गया। अब हमारे घर की तरह वहाँ से भी बातें करने और हंसने की आवाज़ें आएंगी। शाम को कुर्सी डालकर वे लोग भी बाहर आंगन में बैठेंगे। कितना अच्छा लगेगा ना पापा? हाँ बेटा, पापा मैं उन लोगों से दोस्ती कर लूँगी।
हाँ हाँ कर लेना। तभी अचानक उस घर से रोने की आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ बहुत धीमी थी। विनोद और प्रिया एक दूसरे की तरफ आश्चर्य भरी नज़रों से देखने लगे। प्रिया ने कहा, पापा लगता है कोई रो रहा है। हाँ लग तो ऐसा ही रहा है। तभी एक बार जोर से बर्तन गिरने की आवाज़ आई और उस आवाज़ के साथ ही रोने की आवाज़ भी कुछ ज़ोर से आने लगी। लगातार बर्तन पटकने और रोने की आवाज़ बढ़ती ही जा रही थी। तब विनोद को यह समझने में समय नहीं लगा कि अंदर तो झगड़ा हो रहा है, शायद पति पत्नी के बीच मारपीट हो रही है। उन्होंने प्रिया से कहा, प्रिया बेटा चलो हटो यहाँ से, तुम्हें यह सब नहीं सुनना और ना ही देखना चाहिए। पर पापा शायद कोई किसी को मार रहा है, हमें उन्हें बचाने के लिए जाना चाहिए। प्रिया हम तो उन्हें जानते तक नहीं हैं, हम कैसे जा सकते हैं? उन्हें बुरा लगेगा, हो सकता है वह हमारा अपमान कर दे। तुम चलो यहाँ से। वैसे भी छुट्टियों के कारण तुम्हारी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो गया है। ऐसा कहते हुए विनोद ने हाथ पकड़कर प्रिया को अंदर के कमरे में भेज दिया और कहा, बेटा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं नहाने जा रहा हूँ। ठीक है पापा। प्रिया ने ठीक है कह तो दिया, पर इस समय उसका मन पढ़ाई में लग ही नहीं पा रहा था। उसे तो वह रोने की आवाज़ के लिए दुख हो रहा था। कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है, वह अपने आप को रोक ना पाई और फिर से उसी खिड़की पर जाकर देखने लगी। वहाँ अब तक भी झगड़ा चल ही रहा था, रोने की आवाज़ भी आ रही थी। प्रिया डर रही थी। तभी उसने देखा एक आदमी जिसकी उम्र लगभग 30 के आसपास होगी, वह घर से बाहर निकला। उसने दरवाज़ा बंद करके ताला लगाया और चाबी का गुच्छा जेब में रख लिया। उसके बाद आंगन में रखे स्कूटर को लेकर वह कहीं चला गया। दरअसल प्रिया और विनोद जब मनाली गए थे, उन्हीं दिनों सामने के खाली घर में एक पति पत्नी रहने आए थे। पति का नाम राज और पत्नी का नाम अल्पा था। प्रिया ने सोचा घर में तो कोई और भी है जो रो रहा था, उसे तो घर में ही बंद कर दिया गया है। वह खुद को रोक ना पाई और बाहर निकलकर उस घर की तरफ जाने लगी। दोनों घरों के बीच में केवल एक सड़क ही थी। उसने जाने से पहले कुछ भी नहीं सोचा। वहां पहुंचकर उसने दरवाजे के बाजू में बनी खिड़की को खटखटाया और इंतज़ार करने लगी। प्रिया को घर के अंदर से सिसकियों की आवाज़ लगातार सुनाई दे रही थी, लेकिन जब कुछ समय तक कोई खिड़की खोलने नहीं आया, तब यह सोचते हुए कि अंदर जो भी है वह बहुत तकलीफ में है, उसने फिर से खिड़की को खटखटाया। अंदर अल्पा ने खटखटाने की आवाज़ तो सुन ली थी, पर कौन होगा यह सोचकर वह खिड़की के पास नहीं आई। लेकिन जब बार बार खिड़की खटखटाने की आवाज़ आने लगी तो उसे आना ही पड़ा। उसने आकर खिड़की का दरवाज़ा खोला। सामने एक प्यारी सी लड़की को देखकर उसने अपने आंसुओं को पोंछते हुए इशारे से ही पूछा, क्या है, कौन हो तुम? प्रिया ने देखा अल्पा के चेहरे पर कुछ नीले नीले निशान थे। आंखें पोंछने के बाद भी आंसू बार बार उसकी आंखों में छलक छलक कर बाहर आ रहे थे। उसने कहा, मैं प्रिया हूँ और वह सामने वाले घर में रहती हूँ। मैं अंदर आना चाहती हूँ, लेकिन दरवाजे पर तो ताला लगा है। अल्पा के गले से आवाज़ नहीं निकल
पा रही थी। उसने हाथ से ही इशारा किया, नहीं तुम जाओ वापस। प्रिया वापस आ गई। तब तक उसके पापा नहाकर बाहर आ चुके थे। वह खिड़की से अपनी बेटी प्रिया को देख रहे थे। वह जानते थे प्रिया बहुत दुखी है। वह किसी का दुख देख ही नहीं सकती। प्रिया जैसे ही घर में आई, उसने अपने पापा को देखा तो कहने लगी, पापा, उस इंसान ने उसे बहुत मारा है और वह रो रही है। उसने बाहर से ताला लगाकर उसे घर के अंदर कर दिया है। पापा, किसी भी तरह से वह ताला तोड़वा दीजिए ना, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। प्रिया बेटा, हम ऐसा नहीं कर सकते। यदि वो आदमी आ गया तो हंगामा हो जाएगा। प्रिया को उसके पापा की बात माननी ही पड़ी। शाम तक न जाने कितनी बार प्रिया उस खिड़की में खड़ी होकर उस तरफ देखती रहती। उसे विश्वास था कि वैसा सीन अब फिर से कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उसका वह विश्वास उसी दिन टूट गया। शाम को राज जब वापस आया तो स्कूटर की आवाज़ सुनते ही प्रिया खिड़की पर आकर देखने लगी। उसने देखा कि उस इंसान ने जेब से चाबी का गुच्छा निकालकर दरवाज़ा खोला और अंदर जाते ही तुरंत दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके बाद कुछ ही पलों में फिर से रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। डर से भरी उस आवाज़ को सुनकर विनोद का भी कलेजा काँप रहा था। वह सोच रहा था, बाप रे बाप, लगता है यह इंसान तो आते जाते अपनी पत्नी को बेरहमी से मारता है। इसका कुछ तो करना पड़ेगा, वरना तो यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। तभी प्रिया ने एक बार फिर अपने पापा से कहा, पापा, लगता है वह इंसान ही उसका पति है। हमें इस तरह चुपचाप तमाशबीन नहीं बनना है। लेकिन बेटा, यह उनका घरेलू मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों पापा? घरेलू हिंसा के खिलाफ हम पुलिस में शिकायत तो करवा ही सकते हैं। प्रिया बेटा, ऐसा कुछ भी हम उस लड़की से मिले बिना नहीं कर सकते। चलो, रात हो गई है, अब सो जाते हैं। प्रिया रात को ठीक से सो भी नहीं पाई। पूरी रात उसके कानों में रोने की वही चीखें गूंजती रही। अगले दिन सुबह प्रिया उठी और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। कुछ ही देर में फिर उसी तरह बर्तन पटकने और रोने की आवाज़ें आने लगी। प्रिया घबरा रही थी। उसे डर भी लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसके पापा ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर ड्राइंग रूम में आए। अपने पापा को देखते ही प्रिया ने कहा, पापा देखो ना, वह अपनी पत्नी को फिर मार रहा है। प्रिया बेटा, इस वक्त हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मेरे ऑफिस का समय हो रहा है। चलो तैयार होकर नाश्ता कर लेते हैं। प्रिया को अपने पापा की बात सुननी ही पड़ी और बेमन से ही सही पर उन दोनों ने नाश्ता कर लिया। ऑफिस जाते समय विनोद ने कहा, प्रिया, मैं जा रहा हूँ, तुम भी तुम्हारे समय से कॉलेज चली जाना। ठीक है पापा। विनोद तो ऑफिस चला गया, पर प्रिया कॉलेज नहीं गई। वह उस इंसान के बाहर जाने की रास्ता देख रही थी। कुछ ही समय में पिछले दिन की ही तरह वह आदमी बाहर निकला, दरवाजे पर ताला लगाया और स्कूटर लेकर चला गया। प्रिया डरते डरते उस घर के नज़दीक गई। अंदर से आती हुई सिसकियों की आवाज़ सुनकर उसके दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। इस तरह के अत्याचार को देखकर उसके दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह किसी भी तरह से
इस दरवाजे को खुलवा कर उस लड़की की मदद अवश्य करेगी। उसके बाद वह अपने आप को रोक नहीं पाई और डुप्लीकेट चाबी बनाने वाले के पास पहुंच गई। वहां जाकर उसने चाबी बनाने वाले से कहा, भैया हमारे घर की चाबी खो गई है, आप चलकर ताला खोल दो और एक चाबी बनाकर मुझे दे दो। चाबी बनाने वाले ने कहा, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। प्रिया के साथ आकर वह ताला खोलने की कोशिश करने लगा। इस काम में उसे बहुत समय नहीं लगा। उसने एक चाबी बनाकर प्रिया के हाथ में देते हुए कहा, लो बिटिया तुम्हारा काम तो हो गया, अब मुझे पैसे दे दो तो मैं जाऊं। प्रिया से पैसे लेकर वह तुरंत ही वहां से चला गया। दरवाजे पर कुछ आहट होने से अल्पा डर रही थी। वह एक कोने में सिकुड़ कर बैठी थी। उसे लग रहा था कि उसका पति शायद किसी को साथ में लेकर वापस आ गया है। तभी प्रिया दरवाज़ा खोलकर अंदर चली आई। अंदर आकर उसने आवाज़ लगाई, हेलो हेलो, आप कहाँ हैं? अपने सामने एक लड़की को इस तरह देखकर अल्पा अचंभे में पड़ गई। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि यह क्या हो रहा है। तभी प्रिया के चेहरे पर नज़र पड़ते ही उसे याद आया कि यह लड़की तो कल भी खिड़की पर आई थी। इस तरह उसे अपने कमरे में देखकर उसमें थोड़ी हिम्मत आई। तब तक प्रिया ने भी अल्पा को देख लिया और वह तुरंत ही उसके पास गई और उससे कहा, उठिए, इधर आइए, कुर्सी पर बैठिए। मैंने कल आपको बताया था ना कि वह सामने वाला घर मेरा है। मैं आपको पानी देती हूँ। कहाँ है पानी? बुदबुदाते हुए प्रिया ने उधर उधर नज़र दौड़ाई। प्रिया ने देखा रसोई में एक घड़े में पानी था, लेकिन उसके अलावा उसे खाने पीने के लिए कुछ भी दिखाई नहीं दिया। रसोई में कुछ बर्तन इधर उधर पड़े थे जो वहाँ के बदहाली के गवाह बने हुए थे। गैस स्टोव भी जाने कब से यूं ही धूल खाया हुआ वहाँ की दर्दनाक कहानी बयां कर रहा था। ऐसे हालात देखकर प्रिया हैरान हो रही थी। वह सोच रही थी कि जेल भी शायद इतनी भयानक नहीं होती होगी। वह समझ गई थी कि यह लड़की तो पता नहीं कब से भूखी भी होगी। उसने गिलास में पानी भरकर अल्पा को पिलाते हुए पूछा, आपका नाम क्या है? अल्पा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अल्पा, लगता है आपने कुछ भी खाया पिया नहीं है, मैं मेरे घर से मंगवाती हूँ। अल्पा ने उसे मना नहीं किया। प्रिया ने अपने घर फ़ोन लगाकर अपनी कामवाली से कहा, रमा आंटी यहाँ सामने वाले घर में खाना लेकर आओ। ठीक है मैडम, लाती हूँ। रमा खाना लेकर आई। प्रिया ने अल्पा से कहा, आप खाना खा लीजिए। अल्पा भूखी थी, उसने जल्दी जल्दी खाना खा लिया। तब तक रमा चाय भी बनाकर ले आई। अल्पा ने चाय भी पी। उसके बाद शायद उसमें कुछ बोलने की शक्ति आई तो उसने कहा, थैंक यू वेरी मच। प्रिया ने कहा, वह आपका पति है ना? हाँ, तो आप इस तरह उसकी मार क्यों खाती हैं? आपको विरोध करना चाहिए। इस तरह मार नहीं खाना चाहिए। आप छोड़ क्यों नहीं देती उसे? क्यों इस तरह अत्याचार सह रही हो? सती सावित्री बनकर क्या मिलेगा? प्रिया ने एक साथ इतने सारे सवाल कर डाले। अल्पा ने निराश होते हुए कहा, परंतु मैं कहाँ जाऊँ? मेरा तो कोई भी नहीं है। माँ बाप का साया बचपन में ही उठ गया था। तुम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? शायद कल तुम्हारे बताया था, पर
मुझे याद नहीं। मेरा नाम प्रिया है। तुम्हारे घर में और कौन कौन है? मैं और मेरे पापा, बस हम दोनों ही हैं। मम्मी नहीं है, उनका स्वर्गवास काफ़ी वर्षों पहले ही हो गया था। आपको इस तरह देखकर बहुत दुख होता है। आप जब से आई हैं तब से हर रोज़ हमें आपके घर से मारपीट और रोने की आवाज़ सुनाई देती है। आप अपने पति से तलाक क्यों नहीं ले लेती? अल्पा ने कहा, तलाक शुदा का दाग लगने पर बाहर भी लोगों की गिद्ध जैसी नज़रों से बचना पड़ता है। इन चार दीवारों के अंदर अत्याचार सहना ही मेरी ज़िंदगी है। प्रिया ने कहा, यदि तुम कमज़ोर बनकर यूं ही अत्याचार सहन करोगी तो खुली हवा में कभी भी सांस न ले पाओगी। एक बार इस कैद से बाहर निकल कर देखो, दुनिया कितनी सुंदर है। शायद तुम सब भूल चुकी हो। मैं उम्र में तुमसे छोटी हूँ, लेकिन यदि कोई मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे तो मैं उसे उसकी औकात ज़रूर दिखाऊंगी। अल्पा ने घबराते हुए कहा, प्रिया प्लीज़ अब तुम जाओ। कहीं वह आ गया तो ठीक है। अल्पा जी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ भी ज़रूरत हो तो खिड़की खोल दिया करना, मैं आ जाऊँगी। मैंने इस ताले की चाबी बनवा ली है। मैं जब चाहूँ तुम्हारे पास आ सकती हूँ। जाते जाते प्रिया ने पूछा, अल्पा जी आपके पास मोबाइल नहीं है? नहीं प्रिया, मेरा मोबाइल उसी के कब्ज़े में है। वह आपको इस तरह मारता क्यों है? तुम छोटी हो प्रिया, यह सब जानने की उम्र नहीं है तुम्हारी। अब तुम जाओ। प्रिया अपने घर तो चली गई, परंतु अल्पा से पूछे गए इस प्रश्न का उत्तर न मिलने से उसकी जिज्ञासा और बढ़ती जा रही थी कि आखिर उसका पति उसे मारता क्यों है। शाम को उसने अपने पापा को बताया, पापा मैं आज कॉलेज नहीं गई। क्यों बेटा? यह तो गलत किया तुमने। पापा मैं सामने वाले अल्पा जी के पास गई थी। क्या? यह क्या कह रही हो तुम? वहाँ तो ताला लगा है। पापा मैंने आज उस ताले की चाबी बनवा ली है। यह शब्द सुनते ही विनोद उठकर खड़े हो गए। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्होंने गुस्से में कहा, प्रिया तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। तुम ये क्या कर रही हो? यह गलत है। इस तरह किसी के घर की चाबी बनवाना सही नहीं है। तुमने मुझसे पूछा तक नहीं तो पापा, क्या किसी अबला को इस तरह प्रताड़ित होने देखकर चुप रह जाना ये सही है? प्रिया के मुंह से ये प्रश्न सुनकर विनोद का गुस्सा ठंडा पड़ गया और उन्होंने पूछा, अच्छा बताओ बेटा, वहाँ क्या हुआ? पापा मैंने अंदर जाकर देखा कि वहाँ वह लड़की डरी हुई सहमी सी एक कोने में बैठी रो रही थी। उसके शरीर पर चोट के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। वह पता नहीं कब से भूखी थी। मैंने खाना खिलाया तो वह ऐसे खा रही थी जैसे कई दिनों बाद खाना मिला हो। पर बेटा यदि उस आदमी को पता चल गया तो चलने दो पता, वह हमारा क्या बिगाड़ सकता है? हम ही पुलिस को बुला लेंगे। पापा मुझे तो लगता है आपको भी अल्पा जी की मदद करना चाहिए। क्या उम्र होगी बेटा उस लड़की की? पापा ऐसे लगता है वह मुझसे 4-5 साल ही बड़ी होगी। विनोद सोच रहे थे कि प्रिया जो भी कह रही है वह ठीक है, जो कर रही है वह भी ठीक है। बस डर इस बात का है कि वे कहीं इस झमेले में फंस न जाए। विनोद और प्रिया दोनों के ही दिलो दिमाग में इस समस्या को सुलझाने की कशमकश चल रही थी। शाम कब रात की आगोश में चली गई उन्हें पता ही नहीं चला। अब तो प्रिया के साथ ही साथ विनोद भी इस
हालात से जुड़ गए थे। तभी बाहर स्कूटर की आवाज़ आते ही प्रिया ने खिड़की से बाहर झांका। उसने देखा कि राज आ चुका है और अंदर जाकर उसने कुछ ही समय में फिर से अल्पा को मारना शुरू कर दिया। अब तो विनोद और प्रिया के अलावा आजू बाजू के और लोगों को भी सब पता चल गया था। सब दुखी थे, पर पुलिस के झंझट में कौन पड़े, इसलिए सब ने उस घर से दूरी बनाकर रखी थी। केवल एक प्रिया ही थी जो डरे बिना अल्पा की मदद कर रही थी। अब तो यह सब रोज़ की ही बात हो गई थी। एक दिन प्रिया ने अल्पा से कहा, अल्पा जी, अब यह अत्याचार और नहीं देखा जाता। मैं आज ही यहाँ कैमरा लगवा देती हूँ। बस एक बार उसकी करतूत कैमरे में कैद हो जाए, हमारे पास सबूत आ जाए, तो फिर हम उसकी पुलिस में शिकायत कर देंगे। प्रिया की हिम्मत देखकर अल्पा घबरा रही थी। उसने डरते हुए कहा, पुलिस में शिकायत नहीं। नहीं प्रिया, रहने दो, वह बड़ा जालिम है, तुम्हें भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। तुम इस झमेले में मत पड़ो। पर प्रिया का इरादा तो पक्का था। उसने कहा, कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगी। इस तरह अल्पा को हिम्मत बंधाकर वह अपने घर लौट गई। घर जाकर उसने बहुत सोचा। राज की असलियत जानने के बाद पुलिस को उसे पकड़ कर ले जाएगी। उसके बाद अल्पा जी फिर से अकेली हो जाएंगी। उनका तो दुनिया में कोई नहीं है, फिर वह क्या करेंगी। अचानक इस तरह प्रिया के मिलने और उसकी मदद करने से अल्पा को लगता मानो भगवान ने उसके लिए कोई फरिश्ता भेज दिया है। प्रिया उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगी थी। वह कॉलेज जाने से पहले रोज़ अल्पा के पास जाती, उसे खाना खिलाती, चाय पिलाती और उसकी छोटी मोटी ज़रूरतों का ध्यान भी रखती। राज यूँ तो ऑफिस से लौटते समय अल्पा के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए लेकर आता था और उसके सामने फेंकते हुए कहता, ले खा ले वरना मर जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि तू मरे। तुझे जिंदा रहना होगा मेरे लिए। तू तो मेरी नोट छापने की मशीन बन सकती है। बस एक बार तू हाँ कर दे, फिर देख तुझे कैसे रानी बनाकर रखूँगा, वरना यूँ ही रोज़ मार खाती रहेगी। अल्पा चुपचाप यह सब सुन लेती। वह वहाँ से भाग जाना चाहती थी, पर डरती थी कि उसके बाद यदि राज ने उसे ढूंढ लिया तो और भी ज़्यादा मारेगा। प्रिया के हर रोज़ आने से अलका उसके साथ काफ़ी घुल मिल गई थी। दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। प्रिया हर हाल में उसे बचाना चाहती थी। बहुत सोचने के बाद आखिर एक दिन प्रिया ने वह उपाय जो उसके दिमाग में घूम रहा था उसे ज़मीन पर लाने का निर्णय ले ही लिया। वह चाहती थी कि एक असहाय महिला की मदद करके वह अपना कर्तव्य ज़रूर पूरा करेगी। अपने निर्णय को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रिया ने कमर कस ली। वह एक वीडियो बनाने वाले की दुकान पर पहुंच गई जो उसके घर से ज़्यादा दूरी नहीं थी। वहां एक आदमी अपनी कुर्सी पर बैठकर काम कर रहा था। प्रिया ने दुकान में पहुंचकर कहा, अंकल मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? अंकल, आपको एक घर में सीसीटीवी कैमरा लगाना है। हाँ तो चलो अभी लगा देते हैं। क्या काम वाली पर निगरानी रखनी है? नहीं, मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगी अंकल। वहाँ एक लड़की रहती है, उसका पति उसे रोज़ मारता है। मुझे उसे लड़की को बचाना है।
यदि उसके खिलाफ सबूत मिल जाए तो मैं सच में उसकी मदद कर सकूंगी। नहीं नहीं, काम खतरे का है, मुझे इस झमेले में नहीं पड़ना, प्लीज़ अंकल। तब तक अंदर से किसी की आवाज़ आई, अशोक जाकर दे, भलाई का काम है। ये छोटी सी बच्ची हिम्मत कर रही है तो तू क्यों डर रहा है? जा, चला जा। हाँ पापा, आप ठीक कह रहे हैं, मुझे इस लड़की की मदद करनी चाहिए। अशोक ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए प्रिया को हाँ कह दिया। प्रिया ने कहा, ठीक है अंकल, जब उसका पति घर पर नहीं होगा तब मैं आपको बुला लूँगी। आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए। अशोक के हाँ कहने से प्रिया ने एक गहरी लंबी सांस ली और उसका नंबर मिलने के बाद वह घर आ गई। यह उसकी योजना की पहली सीढ़ी थी जो काफ़ी मुश्किल थी। अशोक के इस काम के लिए हाँ कहने से वह खुश थी। इसी बात को अल्पा को बताने के लिए वह खाना लेकर उसके पास आई। प्रिया ने खुश होते हुए अल्पा से कहा, अल्पा जी, मैंने एक इंसान से बात कर ली है, वह यहाँ आकर सीसीटीवी लगाने के लिए तैयार है। बस एक बार तुम हाँ कह दो, फिर मैं उसे बुला लूँगी। अलका ने कहा, प्रिया, कैमरा लगने के बाद जो होगा उसका अंजाम जानती हो। यदि राज को हमारी योजना का पता चल गया तब तो वह मुझे मार ही डालेगा, और यदि बच भी गई तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? कभी सोचा है? प्रिया के मुंह से अनायास ही निकल गया, मेरे घर। क्या प्रिया, तुम यह क्या कह रही हो? हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ। तुम्हारा पति जेल में रहेगा और तुम हमारे साथ रहना। अल्पा ने कहा, प्रिया, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे घर में कैसे रह सकती हूँ? 2-4 हफ्ते रह भी लूँगी, लेकिन उसके बाद तो मुझे कहीं ना कहीं जाना ही पड़ेगा। प्रिया ने अल्पा की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे बाय कहते हुए घर जाने के लिए निकली। घर जाते समय उसके कानों में अल्पा के कहे वही शब्द गूंज रहे थे, फिर मैं कहा जाऊंगी, मैं तुम्हारे घर में कैसे रह सकती हूँ? प्रिया समझ गई थी कि अल्पा इस तरह उसके घर आकर रहने के लिए कभी तैयार नहीं होगी। जैसे ही प्रिया घर पहुंची, दीवार पर अपनी माँ की तस्वीर पर हार देखकर उसके मन में विचार आया कि क्यों न अल्पा जी को वह अपनी माँ बना ले। यह ख्याल आते ही प्रिया बहुत खुश हो गई। उसने सोचा, क्यों न यह बात वह पहले अपने पापा से पूछे। वह ये बात करने में डर ज़रूर रही थी, पर उसे पूछना तो था। रात को वह अपने पापा के पास गई और उसके पास लेट कर कहा, पापा, आज मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है। प्रिया बेटा, याद तो आती है और हमेशा आती रहेगी, बस आँख बंद करके उनको देख लिया करो। वह वापस थोड़ी आ सकती हैं, लेकिन पापा, दूसरी माँ तो आ सकती है ना? प्रिया के मुंह से ऐसा सुनते ही विनोद चौंक गया और उसने पूछा, प्रिया, यह तुम क्या कह रही हो? यह बात तुम्हारे दिमाग में क्यों और कैसे आई? पापा, वो अल्पा जी है ना, कह रही थी कि यदि वह अपने पति को छोड़ देंगी तो फिर कहाँ जाएंगी? उनका तो अब इस दुनिया में कोई भी नहीं है। प्रिया, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाहती हो? पापा, आप अल्पा जी से शादी कर लो, उन्हें सुखी जीवन, घर और सहारा मिल जाएगा, आपको जीवन साथी और मुझे माँ। प्रिया, तुम बिल्कुल पागल हो चुकी हो, कुछ भी सोच रही हो और कुछ भी बोल रही हो। ऐसी फजूल की बातें अपने दिमाग से निकाल दो। वह लगभग तुम्हारी हम
उम्र ही होगी। प्रिया तब तो चुप हो गई, लेकिन यह बात वह अपने मन से निकाल ना पाई। विनोद एक बहुत ही संस्कारी परिवार में पले बढ़े थे। प्रिया की बातों को उसका बचपना समझकर उन्होंने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। प्रिया जब अगले दिन अल्पा से मिलने गई तब उसने एक बार फिर से पूछा, अल्पा जी बताओ ना, राज आपको मारता क्यों है? तब अल्पा के मुंह से निकल ही गया, प्रिया वह मुझसे गलत काम करवाना चाहता है, इस तरह से पैसे कमाना चाहता है। वह सुबह शाम मुझसे वही प्रश्न पूछता है, कहता है बोल तू तैयार है। जैसे ही मैं ना कहती हूँ वह मुझे मारना शुरू कर देता है, कभी हाथों से, कभी लाश से, कभी जूते चप्पल से और कभी कभी तो कमर के बेल्ट से। इसके अलावा वह मुझसे जो कहे मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन अपना शरीर वह मैं हरगिज़ नहीं बेचूंगी। आश्चर्यचकित होते हुए प्रिया ने कहा, ओह माय गॉड, अपनी पत्नी के लिए इतनी गंदी सोच। वह तो बहुत ही जलील इंसान है, उसे तो हर हाल में सज़ा मिलनी ही चाहिए। अल्पा ने कहा, प्रिया मुझे तुम्हारे लिए डर लगता है। प्रिया ने कहा, अल्पा जी यदि हम ऐसे इंसानों से इसी तरह डरते रहें तो वह हमारी कमज़ोरी का हमेशा फ़ायदा उठाते रहेंगे। आप चिंता मत करो, मैं आपको इस नर्क से बाहर निकाल कर रहूँगी। मेरी मम्मी ने मुझे बचपन से बहादुरी के किस्से सुनाकर बड़ा किया है, फिर मैं आपकी मदद से पीछे कैसे हट सकती हूँ? बस आपको मेरा साथ देना होगा। अल्पा जी तो फिर मैं उस वीडियो वाले को बुला लूँ, आज हम कैमरा लगा देंगे। अल्पा अब तक मार खाते खाते थक चुकी थी। प्रिया की हिम्मत और उसका जज्बा देखकर उसके मुंह से हाँ निकल गया। उसने प्रिया का हाथ पकड़कर कहा, प्रिया मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला कभी नहीं चुका पाऊंगी। तुम्हारी बातें सुनकर मुझमें भी हिम्मत आ गई है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अल्पा की हाँ सुनते ही प्रिया खुश हो गई और फिर वह अपने घर लौट गई। प्रिया ने अल्पा के घर कैमरा लगाने वाले बात अपने पापा को भी नहीं बताई थी, क्योंकि उसे डर था कि इस काम के लिए कहीं वह मना न कर दे। इसके बाद उसने वीडियो बनाने वाले अशोक अंकल को फ़ोन लगाकर कहा, अंकल अब आप कैमरा लगाने आ सकते हैं। अशोक ने पूछा, प्रिया क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि इस बीच वह आदमी लौटकर वापस नहीं आएगा? काम खतरे का है, हमें सावधानी बरतनी होगी। अंकल आप बिल्कुल चिंता मत करो, इस समय वह घर पर कभी नहीं होता, क्योंकि यह उसके ऑफिस का समय रहता है। वह सुबह जाकर शाम को ही वापस लौटता है। ठीक है तो फिर मैं आता हूँ। कुछ ही देर में अशोक अपना ताम झाम लेकर प्रिया के बताए पते पर आ गया। उसके बाद प्रिया ने अशोक के साथ मिलकर कैमरा लगवा लिया। कैमरा लगाकर जैसे ही अशोक जाने लगा, उसने कमरे में इधर उधर नज़र घुमाई तो उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। दरअसल अल्पा उस समय डर कर जानबूझकर बाथरूम चली गई थी, ताकि वह आदमी उसे देख न सके। अशोक ने काम हो जाने पर कहा, प्रिया बेटा मैंने अपना काम कर दिया है, तुम बहुत नेक काम कर रही हो, लेकिन तुम अपना भी ख्याल रखना, क्योंकि इस तरह के लोग बहुत खतरनाक होते हैं। अच्छा चलता हूँ, मेरे लायक कुछ और काम हो तो बताना। ठीक है अंकल, थैंक यू। प्रिया ने रोज़ की तरह आज भी अल्पा को खाना खिलाकर चाय
पिलवा दी। फिर वह अपने घर चली गई। अब उसे राज के लौटने और उसकी हरकतें कैमरे में कैद होने का इंतज़ार था। प्रिया के घर जाने के कुछ घंटे बाद शाम को जब राज आया तो आज उसके साथ एक और आदमी भी था। खिड़की से यह देखते ही प्रिया का माथा ठनका और कई तरह के नकारात्मक ख्यालों ने उसके दिमाग में डेरा डाल दिया। इस समय उसे अल्पा की कई बातें याद आ रही थी। उसे डर लग रहा था कि यह दूसरा आदमी कौन है और यहाँ क्यों आया है। उसने देखा राज उस आदमी के साथ बातें कर रहा है। कुछ देर बात करने के बाद उन दोनों ने हाथ मिलाया और फिर वह आदमी चला गया। वह दृश्य देखकर प्रिया को ऐसा लगा मानो वह आदमी कुछ सौदा कर रहा था। उसके बाद राज ताला खोलकर घर में चला गया और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। आज भी अंदर आने के बाद राज ने रोज़ की तरह अपना वही प्रश्न दोहराते हुए अल्पा से पूछा, बोल तू तैयार है? अल्पा ने कहा, तू मेरी जान भी ले लेगा तो भी तेरे कानों में वही आवाज़ आएगी, नहीं कभी नहीं नहीं। शब्द सुनते ही राज का पारा चढ़ गया और उसने अल्पा के बाल पकड़कर खींचते हुए कहा, अभी कुछ देर में एक आदमी आने वाला है, समझी? तू हाँ बोल या ना, वह दोनों ही सूरत में तुझसे निपट लेगा। चल जा नहा ले। मैं नहीं जाऊंगी, मैं शोर मचाऊंगी, मुझे जाने दे। कहते हुए अल्पा दरवाजे की तरफ लपकी। ये देखते ही राज ने कमर से बेल्ट निकालकर उसे मारना शुरू कर दिया। आज तो राज ने हद से ज़्यादा शराब पी रखी थी। उसने अल्पा को बहुत मारा। मारते मारते वह खुद भी थक कर हाँफ रहा था। राज नहीं जानता था कि अल्पा के ऊपर वो जो अत्याचार कर रहा है वे सब कैमरे में रिकॉर्ड हो रहे हैं, जो उसके खिलाफ घरेलू हिंसा का पक्का सबूत बनने वाले हैं। अल्पा को मारते मारते राज वहीं रखी कुर्सी पर बैठ गया। नशे ने उसे कुछ इस तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया कि वह अपने शरीर का पूरा नियंत्रण खो चुका था। वह कुर्सी से उठने की कोशिश करने लगा लेकिन लड़खड़ाकर वहीं नीचे गिर पड़ा। अब वह उठ सकने की हालत में नहीं था। वह फर्श पर पड़े पड़े बड़बड़ा रहा था, अल्फा तुझे अब पता चलेगा जब वह आएगा और तुझे नोच नोच कर खाएगा। आज यह शुरुआत है, उसके बाद मैं रोज़ किसी न किसी को लाऊंगा और माला माल हो जाऊंगा। बस एक बार सब हो जाने दे, फिर ना कह कर भी तू क्या करेगी। अल्फा समझ गई थी कि भले ही ये नशे में कहे हुए शब्द थे पर वह सच थे। राज को जैसे ही नींद आई अल्फा ने खुद ही दरवाज़ा खोला, क्योंकि नशे के कारण राज ने अंदर आकर ताला नहीं लगाया था। इसी का फ़ायदा उठाकर अल्फा दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। उसने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। इसके बाद अल्फा दौड़कर प्रिया के घर आई और दरवाज़ा खटखटाया तो विनोद ने आकर दरवाज़ा खोला। उसने आज तक अल्फा को नहीं देखा था। अल्फा ने कहा, नमस्ते अंकल। प्रिया कहाँ है? विनोद कुछ पूछता उससे पहले प्रिया वहाँ आ गई। उसने पूछा, क्या हुआ अल्फा जी, सब ठीक तो है ना? आप घर से बाहर कैसे निकले? आप जल्दी से अंदर आइए। अल्फा को इस तरह अचानक अपने घर पर देखकर विनोद हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। अल्फा के अंदर आते ही विनोद ने दरवाज़ा बंद कर लिया।
अल्फा रो रही थी। विनोद एक गिलास पानी लाया और उसे देते हुए कहा, ये लो बेटा। अपने पापा के मुंह से बेटा शब्द सुनते ही प्रिया दंग रह गई। उसने तुरंत ही विनोद की तरफ आश्चर्य से देखा। वह आँखों से मानो कह रही थी कि पापा ये क्या, बेटा बेटा क्यों कहा आपने। विनोद भी उसके मन की बात समझ गए थे, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और फिर कहा, फिक्र मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अब प्रिया उसके पापा के इरादे को समझ चुकी थी। उसने कहा, अल्फा जी आप शांत हो जाइए और फिर बताइए कि क्या हुआ है। अल्फा ने कुछ देर में आज की अपनी पूरी कहानी विनोद और प्रिया को बता दी। प्रिया ने कहा, यही सही मौका है, अब हमें वह कैमरा वहाँ से निकाल देना चाहिए। कैमरा शब्द सुनते ही विनोद ने आश्चर्य से पूछा, कैमरा? कौन सा कैमरा? प्रिया तुम यह कौन से कैमरे की बात कर रही हो? प्रिया ने कहा, सॉरी पापा, मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि आप मना कर देंगे, लेकिन मैंने अल्फा जी से पूछकर ही उनके घर में सीसीटीवी कैमरा लगवाया था। राज की सारी करतूतें उसमें कैद हो चुकी है। अब हम वह कैमरा निकलवा लेंगे। कल सुबह होश में आने के बाद जब वह अल्फा जी को वहाँ नहीं देखेगा तो उसके होश उड़ जाएंगे। तभी बीच में टोकते हुए अल्फा ने कहा, नहीं नहीं प्रिया, तुम भूल गई, कल सुबह नहीं, कुछ ही देर में कोई आदमी आने वाला है। अरे हाँ, मैं सीसीटीवी वाले अंकल को अभी बुलाती हूँ। विनोद ने कहा, नहीं प्रिया, वह कैमरा निकलवाने क्यों आएगा। यह सच्चाई सुनकर वह इस झमेले में नहीं पड़ेगा। नहीं पापा, वो अंकल बहुत अच्छे हैं, मैंने उन्हें सब बता दिया है, मैं उन्हें कैमरा निकालने के लिए फ़ोन करती हूँ। विनोद अपनी बेटी की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। इस समय उन्हें प्रिया पर गर्व हो रहा था। प्रिया ने अशोक को फ़ोन किया, हेलो अंकल, काम हो गया है, अभी यही समय सही रहेगा, आप कैमरा निकालने के लिए जल्दी से आ जाइए। ठीक है बिटिया, मैं अभी आता हूँ। अशोक तुरंत ही वहाँ आ गया। उसके बाद प्रिया और अशोक दोनों अलका के घर पहुँचे। दरवाज़ा खोलते ही उन्होंने देखा कि राज अभी भी नशे में धुत पड़ा सो रहा था। मौके का फ़ायदा उठाकर अशोक ने तुरंत ही कैमरा निकाल लिया। फिर वे दोनों जल्दी से दरवाज़ा बंद करके बाहर से सिटकनी लगाकर वापस आ गए। घर आकर अशोक ने प्रिया को कैमरा देते हुए कहा, प्रिया बेटा, तुमने बहुत ही बहादुरी और हिम्मत का काम किया है, अब मुझे आज्ञा दो। प्रिया ने कहा, आइए ना अंकल, मैं आपको मेरे पापा और अल्फा जी से भी मिलवाती हूँ। हाँ चलो बेटा। अंदर आकर उन्होंने विनोद से हाथ मिलाते हुए कहा, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो आपको इतनी प्यारी और समझदार बेटी मिली है। उसके बाद उनकी नज़र अल्फा पर गई। अल्फा को देखते ही उनकी आँखों पर उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने उसके नज़दीक आकर एक बार फिर उसे गौर से देखा और कहा, अलका बेटा तू? अलका भी उन्हें देखते से हैरान हो गई। उसने कहा, अशोक अंकल आप? इस तरह अचानक अशोक अंकल को अपने सामने खड़ा देखकर अल्फा समझ ही नहीं पा रही थी कि वह क्या करे, कैसे उनसे नज़र मिलाए। उसके लिए यह शर्मसार लम्हा था, क्योंकि अशोक तो सब कुछ जानते थे। फिर भी उन्होंने
उस समय चुप रहना ही ठीक समझा, लेकिन उस समय के हालात ने प्रिया को ये अंदाज़ा तो दिलवा ही दिया कि ऐसी कोई बात ज़रूर है जिसे अल्फा जी ने अब तक उससे छिपाया है। उसके बाद अल्फा अशोक से लिपट कर रोने लगी। उसके मुंह से बार बार एक ही वाक्य निकल रहा था, मुझे माफ़ कर दीजिए अंकल, आई एम सॉरी। अशोक ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, अल्फा तुम्हारी ऐसी दुर्दशा कैसे हो गई? तुमने बताया क्यों नहीं? तुम्हारा भाई मौलिक कितना परेशान है। जानती हूँ अंकल, मुझे मेरी गलती की सज़ा मिल रही है। मैं उन्हें किस मुँह से अपनी बेबसी की कहानी सुनाती? भैया भाभी ने मुझे कितना समझाया था, लेकिन मैंने उनकी एक ना मानी। उस समय राज ही मेरे लिए सब कुछ था और मैं उनके प्यार में पागल हो गई थी। मैं नहीं जानती थी कि मैं अपने आप को धोखे और अत्याचार से भरी गंदी खाई में डुबाने जा रही हूँ। मैं यह भी नहीं जानती थी कि मैं अपने आप को एक शैतान के हवाले कर रही हूँ। अंकल, यह तो भगवान की कृपा थी जो इस परिवार ने, इस प्रिया ने मुझे बचा लिया, वरना आज तो वह मुझे इतना कहकर अल्फा फफक कर रो पड़ी। प्रिया दंग होकर अल्फा की तरफ देख रही थी। अल्फा का झूठ पकड़ा गया था, लेकिन प्रिया ने कुछ भी नहीं कहा। वह समझ गई थी कि अल्फा ने मजबूरी में ही झूठ बोला होगा कि उसका कोई भी नहीं है, लेकिन प्रिया मन ही मन सोच रही थी कि अपनों को छोड़कर उन्हें धोखा देकर अल्फा को इस तरह घर नहीं छोड़ना चाहिए था। विनोद और प्रिया अब तक सब समझ चुके थे कि अल्फा ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर यह प्रेम विवाह रचाया था, लेकिन वह दोनों दंग होकर चुपचाप खड़े यह सब सुन रहे थे और देख भी रहे थे। अशोक ने अल्फा से पूछा, अल्फा क्या मैं मौलिक को यहाँ बुलाऊं? नहीं अंकल, बिल्कुल नहीं, मैं उनका सामना नहीं कर पाऊंगी। कितना समझाया था उन्होंने, परंतु मैं उन्हें धोखा देकर, उनकी आंखों में धूल झोंककर इस पापी धोखेबाज दरिंदे के साथ भाग आई। पर अंकल, आप यहाँ कैसे? अल्फा, पिछले कुछ दिनों से मेरे पिताजी की तबीयत थोड़ी खराब चल रही थी, इसलिए मैं लगभग 1 महीने से उनकी मदद करने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। मैं बस वापस जाने ही वाला था कि प्रिया मुझे बुलाने आई। उसने जब मुझे यह सब बताया तब यहाँ आने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। मुझे लग रहा था कौन इस झमेले में फंसे, लेकिन शायद भगवान ने ही मेरा मन बदल दिया और मैं आ गया। थैंक यू प्रिया बेटा। विनोद की तरफ देखते हुए अशोक ने कहा, सर मैं बचपन से अल्फा को जानता हूँ। इसके पिताजी मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। अल्फा भी बहुत अच्छी लड़की है। पता नहीं कैसे। छोड़िए अशोक जी, आपने तो बहुत ही नेक काम किया है। मुझे लगता है गलती करने के बाद उसे और अधिक बढ़ाते जाना सही नहीं होगा। आपको अल्फा के भाई को यहाँ ज़रूर बुलाना चाहिए। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। अब वही इस राज को पुलिस के हवाले करेगा। अल्फा का भाई मौलिक बड़ा जाना माना वकील है, वह उस लड़के को उसकी नानी याद दिला देगा। अल्फा अपने भाई मौलिक को बुलाने का सुनकर डर रही थी। तब विनोद ने कहा, अल्फा बेटा, अब यही सही रास्ता है। तुम्हें क्या लगता है वह राज तुम्हें चैन से जीने देगा? नहीं, इसलिए उसे उसके किए की सज़ा मिलनी ही चाहिए। इस काम में तुम्हारे भाई से ज़्यादा और कौन तुम्हारा अपना हो सकता है? अल्फा अपने
तो हमेशा अपने ही होते हैं। हमारे परिवार से बड़ा और कुछ नहीं होता, कोई नहीं होता, कोई भी नहीं। अंकल आप ठीक कह रहे हैं। अशोक अंकल आप बुला लीजिए भैया को। ठीक है बेटा, विनोद ने कहा। आप लोग चाहे तो यहाँ ही रुक सकते हैं। मेरी प्रिया बहुत चाहती है अल्पा को, है ना अल्पा? अल्पा ने कहा। हाँ, सच में प्रिया की वजह से ही आज मैं यहाँ आप लोगों के साथ हूँ, वरना वह दरिंदा तो मुझसे पैसे कमाना चाहता था। अशोक ने मौलिक को फ़ोन लगाया। हेलो मौलिक। हाँ बोलिए अंकल। आप आ गए वापस? कैसे हैं आपके पिताजी? अरे नहीं मौलिक, मैं अभी वापस नहीं आया हूँ। हालांकि मेरे पिताजी अब ठीक हैं, लेकिन मैं यहाँ एक बहुत ज़रूरी काम में उलझ गया हूँ और इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी मदद? हाँ मौलिक। ठीक है अंकल, बोलिए ना, मैं क्या कर सकता हूँ? तुम बस यहाँ मेरे पास चले आओ। अंकल आखिर बात क्या है? यहाँ आकर जान लेते तो अच्छा रहता, पर मैं जानता हूँ तुम मानोगे नहीं। यहाँ मेरे पास अल्पा भी है। क्या? यह आप क्या कह रहे हैं अंकल? अल्पा? हाँ हाँ बेटा, अल्पा। वह बहुत मुसीबत में है, रो रही है, लेकिन आपको कैसे प्रसन्न मत करो, लेकिन जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। अंकल मेरी बात करवाइए ना उससे। ठीक है, लो अलका। अलका ने फ़ोन हाथ में पकड़ा तो उसके हाथ काँप रहे थे, मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। मौलिक ने कहा, हेलो अल्पा। अल्पा बोली, हेलो भैया, आप आ जाइए। कहकर वह रो पड़ी। मौलिक ने कहा, अल्पा मेरी बहन, मैं सब कुछ समझ गया हूँ, तू चिंता मत कर, मैं आ रहा हूँ। उसने अपनी पत्नी गीता को आवाज़ लगाकर कहा, गीता जैसी हो वैसी ही यहाँ आ जाओ और चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ? आखिर हुआ क्या है? पहले तुम कार में बैठो, फिर बताता हूँ। अपनी पत्नी गीता को लेकर उसी समय मौलिक कार से निकल पड़ा। रास्ते केवल 2 घंटे का ही था। गीता ने पूछा, अब बताओ ना मौलिक, क्या हुआ है? गीता, हमारी अल्पा बहुत मुसीबत में है। वह अशोक अंकल के साथ है। उसके साथ अभी ज़्यादा कुछ पता नहीं है, वहीं चलकर असलियत मालूम होगी। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ है। कुछ ही समय में वे दोनों अशोक के घर के नज़दीक पहुंच गए। मौलिक ने अशोक को फ़ोन लगाकर पूछा, अंकल कहाँ आना है? अशोक ने उसे विनोद का घर का पता भेज दिया। कुछ ही देर में मौलिक और गीता वहां पहुंच गए। घर में अंदर आते ही उन्हें जैसे ही अल्पा दिखाई दी तो उसकी हालत देखकर मौलिक और गीता चौंक गए। यह क्या हो गया अल्पा, तेरी ऐसी हालत? अल्पा अपने भाई से लिपटकर रोने लगी। सॉरी भैया, कहते हुए वह बेहोश हो गई। कुछ ही समय में पानी छिड़ककर उसे होश में लेकर आए। उसके बाद प्रिया और विनोद ने पूरा किस्सा मौलिक को सुना दिया। अपनी बहन अल्पा के साथ हुई करतूत की सच्ची कहानी सुनकर मौलिक का खून खौल रहा था। उसने अल्पा को एक बार फिर से अपने सीने से लगाकर कहा, जिसने मेरी बहन की ऐसी हालत कर दी है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। अल्पा को आज अपने भाई के वह शब्द याद आ रहे थे जब उसने कहा था, अल्पा वह लड़का अच्छा नहीं है। यदि वह अच्छा होता तो हम कभी भी मना नहीं करते। मैंने उसके बारे में अपने कुछ दोस्तों से सुना है जो उसे जानते हैं, परंतु तब अल्पा ने उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं किया था। काश कर लिया होता। इस सब में
लगभग 3-4 घंटे का समय निकल गया। इसी बीच वह आदमी जिससे शाम को राज बातें कर रहा था वह आया। प्रिया, उसके पापा और मौलिक सभी ने उसे आते हुए देखा। वह आदमी आया तो यह देखकर दंग रह गया कि दरवाज़ा बाहर से बंद है। उसने इधर उधर देखा, फिर खिड़की के पास जाकर अंदर झाँका तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था, क्योंकि अंदर तो राज नशे में धुत पड़ा सो रहा था और दरवाज़ा बाहर से बंद था। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि राज के नशे में होने का फ़ायदा उठाकर वह लड़की भाग गई है और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया है। बदले हुए हालात देखकर वह आदमी समझ गया कि मामला गड़बड़ है। वह चुपचाप वहाँ से जाने लगा। इधर मौलिक पूछा, अल्पा, कौन है यह आदमी? पता नहीं भैया, आज पहली बार राज इसे शाम को लेकर आया था और मुझसे कह रहा था अब देखना वह आएगा रात को। कहते हुए अल्पा फिर रोने लगी। विनोद ने कहा, मौलिक, चलो इसे पकड़ लेते हैं। तब मौलिक ने कहा, नहीं अंकल, उसे जाने दो, हमें उससे क्या, हमें तो उस राज को पकड़ना है। ये आदमी तो वैसे भी छूट जाएगा, वह क्यों आया है यह सिर्फ वह दोनों जानते हैं। हमारी अल्पा के सामने तो वह नहीं आया। अब हम पुलिस को बुला लेते हैं। हाँ ठीक है। मौलिक ने तुरंत ही पुलिस को फ़ोन करके बुलाया। इतनी रात को पुलिस के आने और इतनी हलचल से कुछ अड़ोस पड़ोस के लोग भी जाग गए। पुलिस आई तो मौलिक, अलका, प्रिया और विनोद ने उन्हें सब कुछ बता दिया। अशोक ने वह सीडी भी चलाकर दिखा दी। अब पुलिस राज को पकड़ने के लिए उसके घर पहुंच गई। दरवाज़ा खोलकर पुलिस, मौलिक, अशोक और विनोद सभी अंदर गए। पुलिस ने पहले आवाज़ दी, ऐ उठ। इंस्पेक्टर ने लात से उसे धक्का मारते हुए फिर कहा, अरे उठ, पर राज हिला तक नहीं। फिर पुलिस ने वहाँ रखे बर्तन से पानी लेकर राज के ऊपर छिड़का, परंतु राज की गहरी नींद पर उसका भी ज़्यादा असर नहीं हुआ। तब इंस्पेक्टर ने उसके बाल पकड़कर उसे घसीटा तो उसकी आंखें खुली। वह चिल्लाया, कौन है? पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, तेरा बाप, चल उठ। यह देखते ही राज का नशा उतर गया। वह हैरान था, यह सब क्या हो गया, कैसे हो गया। उसने इधर उधर नज़र घुमाई, पर अल्पा उसे कहीं भी दिखाई नहीं दी। मौलिक को देखते ही वह पहचान गया कि अरे यह तो अल्पा का भाई है। उसने कहा, मौलिक, तू? हाँ मैं। आखिर तूने अपनी औकात दिखा ही दी। तेरे कर्मों की सज़ा अब तुझे मिलेगी। तूने मेरी बहन पर बहुत अत्याचार किया है, ऊपर वाला भी तुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। राज ने झुंझलाते हुए पूछा, पर अल्पा कहाँ? मौलिक ने उसे धुतकारते हुए कहा, उसका तो नाम भी अपनी गंदी जुबान से कभी मत लेना। तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। उस पर किए एक एक जुल्म का हिसाब अब तुझे चुकाना होगा। इंस्पेक्टर ने राज के खिलाफ सीसीटीवी में कैद सारे सबूत देख लिए थे। अब उसने बिना देर किए राज को गिरफ्तार कर उसके हाथों में हथकड़ी पहना दी। राज अब कुछ भी नहीं कर सकता था। उसके पाखंड के खेल का अंत आ चुका था। वह मन ही मन खुद को कोस रहा था कि उसके ज़्यादा शराब पीने के कारण ही ये हुआ है। उसे प्रिया के कारनामे की तो भनक तक नहीं लग पाई थी, न ही वह कभी उसे दिखाई ही दी थी।
उसे तो लग रहा था कि मौलिक ने ही पूरी खोज खबर निकाल ली होगी। अपनी बहन को बचाने वही पुलिस को लेकर आया है। राज को हथकड़ी पहनाकर पुलिस ले जाने लगी। तब तक अल्फा और प्रिया भी घर से बाहर आ गए। राज जाते जाते अल्फा की तरफ क्रोध और नफरत भरी नज़रों से देख रहा था, लेकिन अब उसके गुस्से का अल्फा के ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ, क्योंकि इस समय वह अपने भाई मौलिक के संरक्षण में थी। अल्फा ने उसे देखते ही थूक दिया और नज़र फेर ली। मौलिक ने अपनी बहन अल्फा से कहा, चलो अल्फा, घर चलते हैं। उसके बाद उन्होंने विनोद और प्रिया को धन्यवाद कहा। मौलिक ने उनसे हाथ मिलाते हुए कहा, आप जैसे लोग अभी भी दुनिया में हैं, इसीलिए कुछ गुण के काम होते रहते हैं। आपका यह एहसान हम कभी भी नहीं चुका पाएंगे। प्रिया से गले मिलते हुए अल्फा ने कहा, मेरी छोटी बहना, भूल तो नहीं जाएगी ना मुझे? नहीं अल्फा, हम मिलते रहेंगे। मेरा मन तो था तुम्हें अपने साथ ही रख लूँ। अपने पापा की तरफ देखकर उसने कहा, लेकिन हमारी हर इच्छा पूरी हो जाए ऐसा तो नहीं हो सकता ना? अल्फा आश्चर्य से प्रिया की तरफ देख रही थी, लेकिन उसके लिए प्रिया की बात समझ पाना असंभव था। आज प्रिया को अपने पिता पर गर्व महसूस हो रहा था कि उसके पापा कितने अच्छे हैं। उसके बाद अशोक भी मौलिक के साथ अपने घर वापस लौटने के लिए तैयार हो गया। घर जाते समय कार में चुपचाप बैठी अल्फा सोच रही थी कि उसने कैसे एक पराये इंसान के लिए, जिसे वह कुछ ही समय से जानती थी, अपने परिवार को छोड़ दिया, अपनों को छोड़ दिया। विनोद अंकल बिल्कुल सच ही तो कह रहे थे कि अपने तो अपने ही होते हैं। हमारे परिवार से बड़ा और कोई नहीं होता, लेकिन प्यार का नशा जब चढ़ता है तब हमें और कुछ दिखाई ही नहीं देता। आज वह जैसी भी है, उसके भैया उसे वैसी ही अपना रहे हैं। कोई और होता तो ऐसा कभी नहीं करता। अल्फा की आंखों से बहते आंसुओं को अपने हाथ से पोंछते हुए मौलिक ने उसका सिर अपनी गोद में ले लिया। उसके सर पर हाथ फिराते हुए उसने कहा, अल्फा, सब ठीक हो जाएगा। जो भी हुआ उसे हमें भूलना ही होगा और फिर से एक नए सवेरे के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत करनी होगी। अल्फा ध्यान से अपने भाई की तरफ देख रही थी। आज उसे मौलिक के अंदर अपनी माँ और पिता दोनों का ही रूप दिखाई दे रहा था। ये लम्हे उसके दर्द को कम करने में मरहम का काम कर रहे थे। गीता अपने पति और अल्फा दोनों भाई बहन के बीच के इस प्यार को देखकर खुश हो रही थी। वह सोच रही थी उनका भाग्य अच्छा था जो प्रिया और विनोद अंकल अल्फा को मिल गए, वरना वह दरिंदा उनकी अल्फा को सोचते हुए उसके रोए खड़े हो रहे थे। तभी मौलिक ने कहा, उस दरिंदे को अब उसके किए की सज़ा मिलेगी। हमने उसके खिलाफ बहुत ही पुख्ता सबूत जुटाए हैं, वह छूटेगा नहीं।